सोचो एक लड़की, इंटेलिजेंट, एथलेटिक, नर्सिंग स्टूडेंट, एकदम ब्राइट फ्यूचर और एक रात अचानक वो डिसअपीयर हो जाती है। ना कोई प्रॉपर क्लू, ना कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन। लाख कोशिश के बाद भी मोरा मूरे का कोई भी क्लू नहीं मिलता। तो आखिर ऐसा क्या हुआ जो मोरा 9 फरवरी 2004 की रात से कभी वापस नहीं आई? आज हम एक्सप्लोर करेंगे एक ऐसी कहानी जिसमें जितना अंदर घुसो उतना ही अंधेरा मिलता है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और सोचना अगर तुम मोरा की जगह होते तो क्या करते। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ TMS क्राइम। मोरा मूरे यूनिवर्सिटी ऑफ MA में एक प्रॉमिसिंग नर्सिंग स्टूडेंट थी। वो एक डिसिप्लिन्ड एथलीट और एकेडमिकली स्ट्रॉन्ग लड़की थी, लेकिन 2004 के आसपास उसकी लाइफ में सब कुछ परफेक्ट नहीं था। मोरा मूरे ने वेस्ट पॉइंट मिलिट्री एकेडमी में केमिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू की थी, लेकिन उसके पहले साल में ही एक छोटी सी शॉपलिफ्टिंग इंसिडेंट के कारण उसे ऑनर कोड वायलेशन का सामना करना पड़ा। उसने फोर्ट नॉक्स के कमिश्नरी से मेकअप चुराया था, जिसे एक छोटी सी चोरी माना गया। इस इंसिडेंट के बाद मोरा ने वेस्ट पॉइंट से ट्रांसफ़र लेने का फैसला किया, शायद इसीलिए ताकि उसे एक्सपल्सन का सामना ना करना पड़े। उसने 2 जनवरी 2002 को ऑफिशियली ट्रांसफ़र ले लिया। इसके बाद उसने यूनिवर्सिटी ऑफ MA में नर्सिंग की पढ़ाई शुरू की। ये छोटी सी चोरी का इंसिडेंट उसके करियर पाथ में एक सिग्निफिकेंट टर्निंग पॉइंट बना, जिसकी वजह से उसने अपनी पढ़ाई और करियर की दिशा बदल दी। जनवरी 2004 में मूरे यूनिवर्सिटी ऑफ MA में एक नाइट शिफ्ट सिक्योरिटी रिसेप्शनिस्ट के रूप में काम कर रही थी। 5 फरवरी की रात अपनी ड्यूटी के दौरान उसने अपनी बड़ी बहन कैथलीन से फ़ोन पर बात की। कैथलीन ने बाद में बताया कि उसने मोरा को बताया था कि रिहैब से डिस्चार्ज होने के बाद उसके फियांसे ने उसे तुरंत एक लिकर स्टोर ले जाकर उसे दोबारा अल्कोहल पिला दिया। इस घटना ने मोरा को काफ़ी परेशान कर दिया। रात के करीब 10:30 बजे मोरा का सुपरवाइज़र उसके पास आया और देखा कि मोरा रो रही थी और एक कैटाटोनिक स्टेट में थी, यानी वो बिल्कुल जोन्ड आउट थी और रिस्पॉन्ड नहीं कर रही थी। जब सुपरवाइज़र ने पूछा कि क्या हुआ, मोरा सिर्फ इतना कह पाई, माई सिस्टर। उसके बाद सुपरवाइज़र ने उसे उसके डॉर्म रूम तक छोड़ दिया। सिस्टर के कॉल के बाद मोरा का मेंटल ब्रेकडाउन हो चुका था। इस इंसिडेंट के कुछ दिन बाद मोरा अपने डैड फ्रेड के साथ शॉपिंग कर रही थी। उसने अपने फादर की ब्रांड न्यू टोयोटा कोरोला बोरो किया था और रात को जब वापस आ रही थी तो एक ब्रिज के पास उसका एक्सीडेंट हो गया। कार पोल से टकरा गई। $10,000 का डैमेज हुआ। मोरा बच गई, लेकिन थोड़ी डरी हुई थी और इस इंसिडेंट ने उसे और परेशान कर दिया। मोरा अपने लाइफ के हर कोने से टूट रही थी। एक तरफ फैमिली ड्रामा, दूसरी तरफ एक इमोशनल ब्रेकडाउन। वो एक रिलेशनशिप में भी थी, लेकिन वहाँ भी कुछ सही नहीं चल रहा था। उसका रिलेशनशिप सिर्फ बाहर से परफेक्ट लगता था। फ़ोन रिकॉर्ड्स और ईमेल ने दिखाया कि मोरा काफ़ी इमोशनल थी और शायद डिप्रेस्ड भी। एक मेल मोरा ने अपने बॉयफ्रेंड बिली को लिखी। उसमें क्लियरली लिखा था, I love you more than anyone, but sometimes I feel like I'm not what you want. That's not love. That's emotional confusion. कुछ लोग मानते हैं कि बिली लॉयल नहीं था और मोरा ने कुछ ऐसे मैसेजेस या कॉल्स देख लिए थे जो उसके दिल और दिमाग दोनों को तोड़ गए। डिसअपियरेंस से एक दिन पहले भी मोरा ने बिली को कॉल किया था, मगर क्या कहा कोई नहीं जानता। 9 फरवरी 2004 मोरा ने अपने प्रोफेसर्स को ईमेल किया कि वो एक हफ्ते के लिए कॉलेज से दूर जा रही है ड्यू टू अ फैमिली इमरजेंसी। वो काफ़ी अपसेट थी। फिर उसने अपने सामान को पैक किया, कुछ एसेंशियल्स लिए जैसे अल्कोहल के कैंस, स्कूल बुक्स, टॉयलेटरीज, ड्राइविंग लाइसेंस एंड स्टफ टॉय, और बिना किसी को बताए निकल गई। बाद में जांच के दौरान ये पता चला कि उसके घर पर ऐसी कोई इमरजेंसी थी ही नहीं। वो न्यू हैम्पशायर के डायरेक्शन में निकल गई।
शाम 7 बजे के आसपास ओवरहिल के पास उसकी कार एक ट्री से जा टकराई। एक लोकल रेसिडेंट फैथ वेस्टमैन ने पुलिस को कॉल किया और बोला कि उसके घर के सामने एक एक्सीडेंट हुआ है। एक और पड़ोसी बच एटवुड, जो स्कूल बस ड्राइवर था, मोरा के पास गया। उसने उसे हेल्प ऑफर की, लेकिन मोरा ने मना कर दिया और कहा कि उसने AAA को बुला लिया है। लेकिन कॉल रिकॉर्ड में ऐसा कोई कॉल नहीं मिला। एटवुड को मोरा पे डाउट हुआ, लेकिन वो वहाँ से अपने घर चला गया और घर जाके उसने पुलिस को इन्फॉर्म किया। जब पुलिस वहाँ आई तो मोरा गायब थी। पुलिस ने जब कार में देखा तो उन्हें कार से कुछ चीज़ें मिली, जैसे ड्राइवर साइड पे वाइन बोतल का स्टैंड, वर्मोंट का मैप, मोरा की ID और कुछ और सामान। कार लॉक थी, लेकिन मोरा कंप्लीटली वैनिश हो चुकी थी। अब यहाँ मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, अगर बच एटवुड की जगह आप होते तो क्या आप उस लड़की को फोर्स करके रुकने को कहते या वहीं से पुलिस को इन्फॉर्म करते? क्या ये पहली मिस्टेक थी? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मोरा की लाइफ के अंदर छुपी हुई एक और डार्क साइड थी जो शायद आप नहीं जानते। क्रेडिट कार्ड फ्रॉड का केस, जो उसके डिसअपीयरेंस से पहले का था। जी हाँ, ये एक और इशू था जो उसके लाइफ को और कॉम्प्लेक्स बना गया। 2003 के दिसंबर में मोरा ने अपने पुराने एक्सपायर्ड क्रेडिट कार्ड नंबर का यूज करके एक पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था। उसने अपने एक्स बॉयफ्रेंड के कार्ड डिटेल्स का यूज किया था और उस ट्रांजैक्शन से पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दिया। मोरा ने पिज़्ज़ा तो खाया, लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू हुई जब उसके ऑर्डर को ट्रेस किया गया। उसने जो क्रेडिट कार्ड नंबर यूज़ किया वो ऑलरेडी एक्सपायर्ड था, और जब उसका फ्रॉड ट्रैक किया गया तो मोरा को क्रेडिट कार्ड फ्रॉड के केस में प्रोहिबिशन भी मिल गई थी। आप सोच रहे होंगे ये इतनी बड़ी बात क्यों है? इस इंसिडेंट ने मोरा के फाइनेंशियल और इमोशनल स्टेट को और अनस्टेबल कर दिया था। एक साइड पर उसका फैमिली ड्रामा, दूसरी साइड पर कॉलेज स्ट्रेस और ऊपर से एक ऐसा केस जो उसके कैरेक्टर पर भी सवाल उठाता था। उसके बॉयफ्रेंड बिली के साथ रिलेशन कॉम्प्लिकेटेड थे। बिली ने कहा कि उनका ब्रेकअप नहीं हुआ था, लेकिन मोरा ने अपने प्रोफेसर को बताया था कि वो उससे दूर जा रही है। बिली और उसकी फैमिली न्यू हैम्पशायर गई थी, जहां मोरा की कार मिली थी। वो लोग हर जगह उसे ढूंढ रहे थे, और फिर एक दिन मोरा के मिसिंग होने के बाद उसके बॉयफ्रेंड बिली को एक स्ट्रेंज वॉइसमेल मिला। कॉल उसकी मदर के फ़ोन पे आई थी, लेकिन वॉइसमेल बिली के लिए था। वॉइसमेल में एक लड़की रो रही थी, लेकिन उसका टोन ऐसा था जैसे वो चिल्ला भी नहीं सकती, बस दर्द में चुपचाप रो रही हो। बिली ने बाद में कहा कि मुझे उसकी आवाज़ मोरा के जैसी लगी। बाद में जब वॉइसमेल को ट्रेस किया गया तो वॉइसमेल एक अनलिस्टेड नंबर से आया था। वो अथॉरिटीज़ ने ट्रेस करने की कोशिश की तो कॉलर ID अवेलेबल नहीं थी। इससे सस्पिशन और बढ़ गया। क्या कोई मोरा के नाम पे इमोशनल मैनिपुलेशन कर रहा था? ये केस 2004 का था। उस समय फ़ोन ट्रेसिंग और ट्रैंगुलेशन इतनी एडवांस नहीं थी जितनी आज है। VoIP या स्पूफ्ड कॉल को ट्रेस करना मुश्किल था, और हुआ भी यही, वो कॉल ट्रेस नहीं हो पाई। अब बाद में इस पे अनेकों इन्वेस्टिगेशंस हुए और थ्योरीज आई, जिसमें से पहली थ्योरी ये थी कि मोरा ने वॉलंटियरली डिसअपीयरेंस लिया था। यानी कि कुछ लोग कहते हैं कि मोरा प्लान करके चली गई थी। शायद वो एक नए लाइफ की शुरुआत करना चाहती थी, लेकिन अगर ऐसा था तो अब तक किसी ने उसे देखा क्यों नहीं? दूसरी थ्योरी ये थी कि कहीं किसी स्ट्रेंजर ने उसका फ़ायदा तो नहीं उठाया जब वो चाह रही थी। हो सकता है कि किसी ने मोरा को फिजिकली और मेंटली परेशान किया हो या किडनैप किया हो, लेकिन बाद में भी उसके कोई सबूत नहीं मिले। तीसरी थ्योरी ये थी कि हो सकता है कि मोरा का एक्सीडेंट हो गया हो और वो वुड में चली गई हो, और एक्सट्रीम कोल्ड की वजह से उसकी जान चली गई हो। लेकिन कैडावर डॉग्स और थर्मल स्कैन से कुछ नहीं मिला। मोरा के डिसअपीयरेंस के बाद कई दिनों तक लोग कह रहे थे कि उन्होंने उसे अलग अलग जगह पर देखा था।
कुछ लोगों ने कहा कि मोरा को न्यू हैम्पशायर के किसी रिमोट एरिया में देखा गया है, फिर कुछ और ने कहा कि वो कनाडा के एक शहर में थी, और कुछ लोगों का कहना था कि वो न्यूयॉर्क के किसी क्राउडेड एरिया में दिखाई दी थी। हर एक क्लेम ने मोरा के डिसअपीयरेंस को और भी कॉम्प्लेक्स बना दिया। लोग अपने अपने तरीकों से ये बताने लगे कि उन्होंने मोरा को कहाँ कहाँ देखा है, लेकिन जब इन्वेस्टिगेट किया गया तो पता चला कि सब कुछ फॉल्स था। जो क्लेम न्यू हैम्पशायर में था वो एक लोकल मैन का था, जो कह रहा था कि उसने मोरा को अपनी कार के पास देखा था, लेकिन जब उसका स्टेटमेंट वेरीफाई किया गया तो वो क्लेम भी गलत साबित हुआ। उसके बाद कनाडा से एक और क्लेम आया था जिसमें किसी ने कहा कि उसने मोरा को देखा है, पर उस लोकेशन पर मोरा का मैचिंग डिस्क्रिप्शन वाला कोई पर्सन नहीं मिला। सबसे आखिरी क्लेम न्यूयॉर्क से था, जिसमें किसी ने कहा कि मोरा को एक बिजी शॉपिंग मॉल में देखा गया है, पर जब उस क्लेम को इन्वेस्टिगेट किया गया, सीसीटीवी देखे गए तो वो भी फेक निकला। ये सारे क्लेम्स ये प्रूव करते हैं कि ये बस र्यूमर था और लोग फेमस होने के लिए मोरा को देखने की बात कह रहे थे। अब आपको इन थ्योरीज को सुन के क्या लगता है कि क्या मोरा वॉलंटियरली गई या उसे फोर्सफुली ले जाया गया? क्या मोरा के पास कोई सीक्रेट था जिससे वो सबसे छुपा रही थी? 2017 में न्यू हैम्पशायर स्टेट पुलिस ने दोबारा इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की। कैडेवर डॉग्स ने एक स्पेसिफिक हाउस के बेसमेंट में रिएक्ट किया। डिगिंग भी हुई लेकिन कुछ नहीं मिला। मोरा के फैमिली ने इंडिपेंडेंट सर्चेज और प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर्स को हायर किया, लेकिन अब तक कोई कंक्लूसिव रिजल्ट नहीं मिला। 2021 में FBI ने केस रीओपन किया और DNA एविडेंस रीएनालाइज किया गया। एक हाउस जहां कैप्टिव डॉग्स ने रिएक्ट किया था, और ये भी शक था कि हो सकता है मोरा को वहां पे किडनैप करके रखा गया हो। इस वजह से उस हाउस के बेसमेंट से कारपेट और फ्लोरबोर्ड का DNA सैंपल कलेक्ट किया गया था। FBI ने इन सब सैंपल्स को फिर से टेस्ट किया, बट सैडली रिजल्ट इनकन्क्लूसिव था। DNA या तो मोरा से मैच नहीं हुआ या डिगार्डेड था। एक स्मार्ट डिसिप्लिन लड़की जिसका हर मूव कैलकुलेटेड था, वो इतनी इजीली वैनिश कैसे हो सकती है? एक्सीडेंट, फाउल प्ले या सेल्फ डिसअपीयरेंस? मोरा की कहानी में सब कुछ है, बस एक क्वेश्चन का जवाब नहीं है। मोरा के साथ क्या हुआ? आपको क्या लगता है, क्या मोरा अब भी कहीं जिंदा है, एक नए नाम के साथ, या उसके साथ कुछ इतना हॉरिफाइंग हुआ जिसका सबूत कभी नहीं मिला? कमेंट सेक्शन में अपनी थ्योरी जरूर लिखना। ऐसी और मिस्टीरियस कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। अगली कहानी में मिलेंगे एक नए राज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।